हाय फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन क्वेश्चन, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। और सामान्य विज्ञान में दोस्तों हम लोग ये हमारा जो है बायोलॉजी चैप्टर रहेगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट से दोस्तों उसका परिसंचरण तंत्र चैप्टर करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जो है उत्सर्जन तंत्र से जितने संबंधित सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर चुके हैं। मतलब सब में 11 से 12 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। ये हमारा अगला चैप्टर है मानव शरीर का दोस्तों परिसंचरण तंत्र, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके हर एक एग्जाम में दोस्तों जहाँ भी साइंस पूछा जाता है, साइंस में दोस्तों बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और बायोलॉजी में दोस्तों मानव शरीर से दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग आज दोस्तों करने वाले हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए दोस्तों, जो अभी आगामी परीक्षा शिक्षक भर्ती 4.0 देने वाले होंगे और साइंस जहाँ भी पूछा जाता है सारे एग्जाम के लिए दोस्तों यह इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं परिसंचरण तंत्र। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इसका पूरा थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। और आप दोस्तों पूरा थ्योरी भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम 100% दोस्तों एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा दोस्तों, इसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए परिसंचरण तंत्र दोस्तों, देखिए परिसंचरण तंत्र दोस्तों विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी। विलियम हार्वे द्वारा दोस्तों, ये जो है विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण नामक विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई थी दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र को मुख्य रूप से दोस्तों 3 भागों तथा रुधिर वाहिनियों में बांटा जा सकता है। मानव हृदय छाती के मध्य थोड़ी सा, देखिए मानव हृदय जो है दोस्तों छाती के मध्य थोड़ा सा बाईं ओर, थोड़ा सा लेफ्ट में, आपके लेफ्ट में और स्थित होता है, थोड़ा सा लेफ्ट को स्थित होता है। पेशीय ऊतकों का बना यह अंग एक आवरण द्वारा घिरा होता है, जिस आवरण से घिरा रहता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं दोस्तों उसको, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है दोस्तों। इसमें पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। आप लोग से पूछा जाएगा कौन सा द्रव रहता है दोस्तों मानव हृदय में? तो पेरिकार्डियल द्रव भरा होता है, जो हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करता है दोस्तों। आगे दोस्तों, हृदय 4 प्रमुख कक्षों में विभाजित होता है दोस्तों। जो ऊपरी कक्ष जो है ना दोस्तों, उसमें दायां भाग जो है दोस्तों तथा बायां अलिंद, दायां तथा बायां अलिंद दोस्तों, इसमें जो है ऊपरी कक्ष में दायां तथा बायां अलिंद आर्टियम और ऑरिकल कहते हैं जिससे दोस्तों। जबकि दो निचला जो कक्ष होता है ना दोस्तों, उसको दायां व बायां नीले वेंट्रिकल कहते हैं दोस्तों। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? दायां बायां अलिंद, नीचे वाले को दायां बायां नीला कहा जाता है। एक समान मनुष्य के हृदय का वजन दोस्तों लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। 250 से 300 ग्राम का आपका हृदय होता है। सामान्यतः मनुष्य का हृदय गति प्रति मिनट 72 से 75 बार दोस्तों धड़कता है। हृदय में एक स्पंदन बीट की समाप्ति से लेकर अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र कार्डियक साइकिल होता है। हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है दोस्तों। हृदय जो है दोस्तों एक पंप की तरह कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को जाता है तथा वहां से सिराओं के द्वारा वापस आता है। शुष्क या ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीजनेटेड रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय में आता है। पहले फेफड़ा में आता है, फिर उसके बाद दोस्तों हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है दोस्तों। शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन
शरीर के विभिन्न भागों द्वारा रक्त में मिला ऑक्सीजन प्रयुक्त हो जाता है और अशुद्ध या ऑक्सीजन रहित रक्त शिराओं द्वारा फिर हृदय की ओर आता है। दोस्तों देखिए, शिराओं द्वारा दोस्तों जो है, शिराओं द्वारा मतलब कि जो अशुद्ध रक्त आता है वो फिर हृदय में आता है। हृदय इस रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए पुनः फेफड़ा में दोस्तों उस रक्त को भेज देता है ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन ले लेता है वो, फिर इस पर यह चक्र निरंतर दोस्तों चलता ही रहता है। दोस्तों आगे दोस्तों रक्त, ब्लड जो दोस्तों, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक है। यह एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। वयस्क मनुष्यों में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जिसका शरीर पूरा संतुलित रहता है दोस्तों उसका। उसके बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त कम होता है। रक्त के 2 प्रमुख भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त के 2 प्रमुख भाग में दोस्तों, एक हो गया प्लाज्मा तथा दूसरा हो गया दोस्तों रक्त कणिकाएं या रुधिराणु, पहला प्लाज्मा। कुल रक्त का लगभग 55% दोस्तों, देखिए कुल रक्त का 55% भाग प्लाज्मा तथा शेष 45% भाग दोस्तों रुधिराणु होते हैं। रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है लाल रक्त कणिका, दूसरा होता है श्वेत रुधिराणु, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु तथा प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में लगभग 91 से 92% जल, तथा शेष 8 से 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं दोस्तों, शेष 8 से 9% में। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के रुधिर में पाए जाते हैं। लाल रुधिराणु केवल कशेरुकियों के शरीर रुधिर में पाए जाते हैं और कुल रुधिर का लगभग 40% भाग बनाते हैं। रुधिराणु का लगभग 90% भाग लाल रुधिराणु होते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसमें दोस्तों हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है, जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती है। इन्हें वीर सिपाही या सैनिक की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। प्लेटलेट्स का प्रमुख योगदान दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में होता है। एक सामान्य मनुष्य में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी लगभग 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त, स्त्रियों के कुछ कम होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC जो है दोस्तों लगभग 5000 से 11000 प्रति घन मीटर, 5000 से 11000 घन मीटर रक्त होती है। इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स कुल WBC का 60 से 70% तथा सबसे कम बेसोफिल्स होती है। देखिए इसमें सर्वाधिक संख्या में न्यूट्रोफिल्स होता है दोस्तों तथा सबसे कम बेसोफिल्स होती है। आकार में सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट्स, अगर सबसे बड़ी WBC पूछा जाएगा दोस्तों तो वो क्या है दोस्तों? तो मोनोसाइट्स है दोस्तों, आकार में सबसे बड़ी मोनोसाइट्स है। प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स की संख्या 1.5 लाख से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। देखिए दोस्तों ये हमारा फेफड़ा हो गया दोस्तों, देखिए ये हो गया फेफड़ा लंग्स हो गया दोस्तों। और लंग्स के दोस्तों इस साइड दोस्तों देखिए फुफ्फुस शिरा, ये पल्मोनरी वेन हो गया। लंग्स के इस साइड में दोस्तों क्या हो गया? पल्मोनरी शिरा हो गया, पल्मोनरी वेन हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हो गया दोस्तों बायां अलिंद हो गया।
ये हो दोस्तों हो गया बायां अलिंद। अपने राइट में, अपने राइट में और लेफ्ट में देखिए, आपके जो लेफ्ट है दोस्तों, लेफ्ट में क्या है दोस्तों, बायां अलिंद है। फेफड़ा के साइड में क्या है, बायां अलिंद है। उसके बाद दोस्तों अगर राइट में देखते हैं, आगे देखिए ऊपर में देखिए, जस्ट उसके इस साइड अगर देखते हैं दोस्तों तो दाहिना अलिंद है, राइट ऑर्टिकल है। और लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट ऑर्टिकल है दोस्तों, मतलब बायां अलिंद। और दाहिने में क्या है, दायां अलिंद। दोस्तों ऊपर वाले भाग को, आपके हृदय के जो है ऊपर वाले, सबसे ऊपर में, नॉर्थ में जो रहता है ऊपर में, ऊपर को दोस्तों आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। आलिंद नीले, आलिंद नीले, आलिंद नीले मतलब अंश हर, अंश हर। तो अंश जो है दोस्तों आलिंद हो गया, हर जो हो गया दोस्तों वो नीला हो गया। तो ऊपर वाला फिर आप अपने 4 भाग में उसको डिवाइड कर दीजिए। ऊपर वाले आलिंद के लेफ्ट वाला जो भाग है दोस्तों, बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल, और दाहिने में जो है दोस्तों राइट ऑरिकल। फिर नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं दोस्तों, वो जो जुड़ा रहता है अपने नीचे जो आता है बाएं लेफ्ट में, ऊपर से नीचे जो वाल होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिट्रल भाल्व, मिट्रल भाल्व बोलते हैं, जो कि जुड़ा रहता है, जो सिरा से जुड़ा रहता है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे बायां नीले है दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर दाहिना के नीचे दोस्तों दाहिना नीले, राइट वेंट्रिकल है दोस्तों। और इसका नाम देखिए क्या है दोस्तों, त्रिबुलनी कपाट। राइट के नीचे में दोनों ऊपर नीचे जुड़ा रहता है त्रिपनी कपाट, और लेफ्ट वाला है दोस्तों म्यूचुअल वॉल है। और देखिए दोस्तों, ये राइट में जो जुड़ा रहता है ना दोस्तों, फेफड़ा से, पल्मोनरी सिरा से राइट भाग में जुड़ा रहता है। फिर नीचे से जो हृदय से जो ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं, फुफ्फुसिया धमनी दोस्तों। देखिए पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, एक शरीर के विभिन्न भाग दोस्तों, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये हम लोग देख लिए। और उस महाधमनी दोस्तों, ये लेफ्ट साइड से देखिए, राइट साइड से महाधमनी आ गया, अथी लेफ्ट साइड से महाधमनी, और इससे होके फिर जो निकलता है दोस्तों, तो उच्च एवं निम्न महाशिरा है दोस्तों। आप लोग ये देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, देखिए लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मेरो, लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा बोन मेरो में विकसित होती है। इनका जीवन काल लगभग दोस्तों 120 दिनों का होता है। लाल रक्त कणिका दोस्तों अस्थि मज्जा में विकसित होती है, और इनका जीवन काल दोस्तों 120 दिनों का होता है। तिल्ली या पीलिया दोस्तों, अब देखिए आते हैं हम लोग तिल्ली या पीलिया। तिल्ली या पीलिया हम दोस्तों, ये तिल्ली या पीलिया स्प्लीन पुरानी रक्त कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है दोस्तों। देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होता है दोस्तों कणिका में, एक होता है कणिका में, तथा दूसरा होता है कणिका विहीन। कणिका में, दूसरा होता है कणिका विहीन। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स तथा न्यूट्रोफिल्स कणिका में श्वेत रुधिराणु है, जबकि लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु है। लिम्फोसाइट्स का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि, अस्थिमज्जा तथा थाइमस ग्रंथि आदि में होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति ल्यूकेमिया, देखिए क्या बोल रहा है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अगर संख्या बढ़ जाती है दोस्तों तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हो जाता है, ल्यूकेमिया कहलाती है। इससे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी कहते हैं दोस्तों, इसे रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर भी कहते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर दोस्तों, रक्त ग्लूकोज स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है दोस्तों। रक्त ग्लूकोज स्तर दोस्तों मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए, रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन, अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। अग्नाशय से इंसुलिन नामक, देखिए रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए दोस्तों अग्नाशय से, याद रखिए अग्नाशय से दोस्तों, अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है। कहाँ से, तो अग्नाशय से। इस हार्मोन की कमी के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। जब इस मतलब हार्मोन, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है दोस्तों, तो ग्लूकोज की मात्रा रक्त में अधिक हो जाती है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, मधुमेह कहते हैं। रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, हो ही जाती है दोस्तों। उसी के मतलब हार्मोन के लिए दोस्तों, जब वो बंद हो जाता है तो हार्मोन के लिए हम लोग ऊपर से क्या बोलते हैं, ऊपर से हम लोग इंसुलिन का सुई लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों देखिए मानव रुधिर, देखिए दोस्तों मानव रुधिर हो गया। मानव रुधिर 2 भाग में बट गया दोस्तों। मानव रुधिर एक प्लाज्मा है दोस्तों 55% और रुधिराणु है 45%।
प्लाज्मा भी है दोस्तों। देखिए प्लाज्मा में 91% जल है। फिर उसके बाद जो 9% में है दोस्तों कार्बनिक पदार्थ है और कार्बनिक पदार्थ, यही तीनों रहता है। फिर आ गया दोस्तों रुधिराणु। रुधिराणु में देखिए दोस्तों 45% में प्लेटलेट्स रहता है दोस्तों। लाल रुधिराणु RBC रहता है। फिर श्वेत रुधिराणु रहता है दोस्तों WC। और देखिए फिर श्वेत रुधिराणु दोस्तों फिर ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है कनिका में श्वेत रुधिराणु मतलब ग्रेन्युलाइट्स बोलते हैं, और दूसरा है दोस्तों कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु मतलब ऑर्गेनोलाइसाइट बोलते हैं। तो इसमें देखिए ग्रेन्युलाइसाइट में दोस्तों इओसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स, ये 3 भाग में ये भी हो जाता है दोस्तों, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और फिर दोस्तों कनिका विहीन श्वेत रुधिराणु दोस्तों ये भी 2 भाग में होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों ये भी भाग में बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ दोस्तों मानव रक्तदाब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप जो है ना दोस्तों वो 120/80 ही होता है, 120/80 ही होता है। धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं तथा दूसरे को प्रसारण दाब डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली मतलब Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तदाब को डॉक्टर सिग्मो मैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। सिग्मो मैनोमीटर यंत्र द्वारा दोस्तों इसको मापता है। उसके बाद है दोस्तों देखिए 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के जीव वैज्ञानिक एवं चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूहों A, B, AB, O की खोज की। बाद में लैंडस्टीनर एवं वीनर द्वारा रीसस बंदर के रक्त में RH फैक्टर की खोज की गई। लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है जिसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है एंटीजन A, दूसरा होता है दोस्तों एंटीजन B। तो एंटीजन की उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है दोस्तों, जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं। यह 2 प्रकार का ये भी होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों एंटीबॉडी A, दूसरा होता है दोस्तों एंटीबॉडी B। एक होता है एंटीबॉडी A, दूसरा होता है दोस्तों एंटीबॉडी B। देखिए दोस्तों एंटीजन है दोस्तों, एंटीजन शुरुआत से यहाँ देख लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। देखिए लाल रक्त कणों में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है जिसे एंटीजन प्रतिजन कहते हैं। यह 2 प्रकार का एंटीजन होता है दोस्तों, एंटीजन A, एंटीजन B। एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन प्लाज्मा में पाई जाती है। एंटीजन की उपस्थिति में दोस्तों जिसे एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी कहते हैं, यह भी 2 प्रकार का दोस्तों, एंटीबॉडी A, एंटीबॉडी B। ठीक है। रुधिर वर्ग A में दोस्तों देखिए रुधिर वर्ग A जो है दोस्तों उसमें जो जिसका ब्लड ग्रुप A है दोस्तों उसमें एंटीजन A एवं एंटीबॉडी B उपस्थित होता है, जबकि रुधिर वर्ग B में दोस्तों एंटीजन B तथा एंटीबॉडी A उपस्थित रहता है दोस्तों। रुधिर वर्ग AB में दोस्तों एंटीजन A तथा B दोनों उपस्थित होता है दोस्तों, परंतु एंटीबॉडी उसमें अनुपस्थित होता है दोस्तों। जबकि रुधिर वर्ग O में दोस्तों एंटीजन अनुपस्थित रहता है, जबकि परंतु एंटीबॉडी A और B दोनों उपस्थित होते हैं दोस्तों रुधिर वर्ग O में। रुधिर वर्ग AB को सर्वग्राही तथा रुधिर वर्ग O को दोस्तों सर्वदाता कहा जाता है। देखिए किसी शरीर में बाहर से रक्त चढ़ाने में रक्त समूह का विशेष महत्व होता है, जिसे निम्न चार्ट के अनुसार चढ़ाया जा सकता है दोस्तों। आप लोग इसे ध्यान से देखिए रक्तदाता समूह दोस्तों A, B, AB, O दोस्तों। देखिए प्राप्तकर्ता रक्त समूह A रक्त वाले दोस्तों किसको रक्त दे सकता है दोस्तों। देखिए ये दोस्तों A वाले को दे सकता है, हाँ है। B वाले को दोस्तों A वाला नहीं दे सकता है। फिर AB तो सबका ले सकता है दोस्तों, O को भी नहीं दे सकता। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप A है दोस्तों वो A वाले ग्रुप को देंगे और AB वाले को देंगे। उसके बाद दोस्तों जिसका ब्लड ग्रुप B है वो A वाले को नहीं देंगे दोस्तों, मगर B वाले को देंगे। उसके बाद दोस्तों AB वाले तो सब में लेंगे दोस्तों। फिर जिसका AB ग्रुप है दोस्तों वो देखिए वो ना ही A को देंगे ना ही
बी को देंगे, ए बी वाले को देंगे, ना ही ओ वाले को देंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए ओ जो है दोस्तों सर्वदाता रक्त समूह जिसको बोला जाता है, ओ वाले ए को देंगे, बी को देंगे, बी को देंगे और ओ वाले सारे को देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों बर्नस्टीन दोस्तों 1924 के अनुसार ए बी ओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण है। जनक माता पिता के रुधिर वर्ग का उनके संतानों में प्रकटन निम्न चार्ट के अनुसार होता है दोस्तों। जैसे कि देखिए दोस्तों माता पिता का जैसे रुधिर वर्ग दोस्तों, ये ध्यान से देखिए, संतानों के रुधिर वर्ग जैसे माता पिता का रुधिर वर्ग जैसे हो गया दोस्तों, जैसे अगर माता का ओ है और पिता का भी रुधिर वर्ग अगर ओ ही है, दोनों का सेम है, तो दोस्तों संतान में संभव है ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ओ वाले का ओ आएगा, मगर इसका असंभव है दोस्तों, ना ही ए आएगा, ना बी आएगा, ना ए बी, कुछ आ ही नहीं सकता है, ओ वाले का ओ ही आएगा अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगर माता का ओ है पिता का ए है, या माता पिता दोनों का ए है दोनों दोस्तों, अगर माता का ओ है या पिता का ओ है माता का ए है, मतलब दोनों में से किसी एक का एगो का ओ एगो का ए है, या दोनों का ए है दोस्तों, तो देखिए संभव है कि इसका ब्लड ग्रुप ओ ए में से कोई भी एक हो सकता है दोस्तों। मगर दोस्तों बी ना होगा ना ही ए बी होगा दोस्तों, ना बी होगा ना ए बी होगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए अगर माता पिता में से किसी का एक का ओ है तो किसी का बी है, और अगर दोनों का बी बी है दोस्तों, तो संभव है दोस्तों कि ओ बी उसका हो सकता है, ओ बी में से कोई एक दोस्तों इसका हो सकता है, मगर ए बी कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अगर एक का ए दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है, अगर एक का ए दूसरे का ब्लड ग्रुप बी है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप ए ओ भी होगा, ए भी हो सकता है, बी भी होगा और ए भी होगा, मतलब चारों ब्लड ग्रुप में तो कोई भी एक हो सकता है अगर ए भी है तब। नेक्स्ट है दोस्तों अगर माता पिता में से किसी एक का ओ और दूसरे का ए बी है, ओ ए बी है, तो दोस्तों उसका ब्लड ग्रुप ए बी अलग अलग हो जाएगा दोस्तों, ओ जाके क्या करेगा इसको अलग अलग कर देगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, मगर ओ ए बी संभव नहीं है दोस्तों कि होगा। नेक्स्ट है दोस्तों अगर मान के चलिए माता पिता में किसी एक का ए है दूसरे का ए बी है, किसी का बी है दूसरे का ए बी है, और ए बी है तो इसका ब्लड ग्रुप दोस्तों देखिए ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, मगर वो संभव ही नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हुआ दोस्तों, जितने भी मतलब कि परिसंचरण तंत्र के जितने थ्योरी थे दोस्तों, सारे थ्योरी को मैंने एक ही सेशन में कंप्लीट कर लिया हूँ। अब दोस्तों कल जो है, कल मैं इसका दोस्तों इसका क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। तो जो अभी तक दोस्तों मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, या जो मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपके लिए आपके एग्ज़ाम के विशेष से दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आने वाला है दोस्तों, जो कि सारा देखिए दोस्तों हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाते हैं। और दोस्तों देखिए बिहार का स्पेशल भी चल रहा है मेरे चैनल पर, डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स दोनों आ रहा है दोस्तों। और सीटेट का जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों जुलाई 2025 में, उसके लिए भी विशेष दोस्तों सीडीपी का भी हम दोस्तों सेशन करवाते हैं। जो अभी तक नहीं जुड़े हैं दोस्तों इस सेशन से जुड़ जाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।